आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ये देखिए एक समांतर प्लेट संधारित्र चित्र में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों प्लेटें कैसी होती हैं, एक दूसरे समांतर रखी हुई होती हैं। और समांतर प्लेट संधारित्र में इन दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल समान होते हैं। और कोई भी संधारित्र हो तो उनके जो दोनों प्लेटों पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, उसका मान समान होता है लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर धन क्यू है तो यहाँ पर ऋण क्यू, यानी कि आवेश यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है। तो इसका आवेश समान है और इनकी प्लेटों का क्षेत्रफल भी समान है। तो क्या होगा, इसके द्वारा जो पृष्ठ आवेश का घनत्व है इन प्लेटों पर वो क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। ये क्या है, एकांक आ गया, अगर क्षेत्रफल का हमने भाग दे दिया तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश हमारा क्या है, क्यू। तो ये हो गया हमारा सिग्मा। दोनों के लिए क्यू और ए समान है। इस प्लेट पर भी क्यू है, इस पर भी माइनस क्यू है, दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो दोनों के लिए क्या है, सिग्मा समान हो गया है। तो दोनों प्लेटों के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व कैसा है, समान है। तो जो बात इस चित्र में दिखाई गई है वही बात इस यहाँ पर भाषा में लिखी गई है। और इनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किसी अचालक प्लेट है कोई, इसके कारण किसी बिंदु पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो वो क्या होती है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये होती है किसी एक प्लेट के कारण, लेकिन उसमें क्या था, अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर क्या है, दो प्लेटें हैं, इसके कारण वैद्युत जो हमारी ये धन प्लेट है, धन प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ है, इस तरफ दूर की ओर। और ये जो ऋण प्लेट है, ऋण प्लेट के कारण भी इसी दिशा में है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के लिए ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगा और समान होगा। यहाँ पर मान लिया कि पहली प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, E1 है, जिसकी दिशा कैसी है, धन से दूर की ओर। ये दिशा प्रदर्शित की गई है, ये दिशा है। इसका मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और दूसरी प्लेट के कारण भी दिशा यही होगी, तो इसका मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि दोनों के लिए सिग्मा कैसे हैं, समान है। यानी दोनों प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व कैसा है, समान है। तो यहाँ पर दोनों को दिशा समान है, इसलिए दोनों जुड़ गए। तो इस संधारित्र के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अभी देखिए हमें क्या ज्ञात करना है कि संधारित्र की धारिता हमें ज्ञात करनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो धारिता के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये चाहिए। तो वी इक्वल टू क्या होता है, या ई इक्वल टू वी अपॉन डी होता है, या वी इक्वल टू ई डी। तो हमको क्या है, ई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ई ज्ञात कर ली है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। हम सिग्मा की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से हमें ई की वैल्यू ज्ञात हो गई है। मतलब यहाँ पर हमने ये बात इसलिए बताई है कि हम यहाँ पर ई की वैल्यू क्यों ज्ञात कर रहे हैं। इसकी वैल्यू इसलिए हम ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि हमें संधारित्र की क्या निकालनी, धारिता। और धारिता इक्वल टू सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो हम यहाँ पर वी इक्वल टू ई डी, यानी कि ई का मान हम ज्ञात करके यहाँ पर वी की वैल्यू रखेंगे ई के पदों में, और फिर ई की वैल्यू किसके पदों में रख देंगे, आवेश के पदों में। तो यहाँ पर जो फिर हमें धारिता ज्ञात होगी वही हमारी समांतर प्लेट धारिता का सूत्र है। और पिछली वीडियो में हमने लैंग्वेज में भी पढ़ा था कि जो धारिता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, सी अनुक्रमानुपाती ए, प्लेटों के क्षेत्रफल के। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होती है, प्लेटों के बीच की दूरी के। तो हम लास्ट में इन्हीं दो बातों पर पहुंचेंगे कि ये क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। और यदि संधारित्र में जैसे इसमें एक हमने परावैद्यु रख दिया जिसका परावर्तन क्या है, के है, तो इसकी धारिता कैसी हो जाएगी, के गुना हो जाएगी के सी। तो ये भी चीज़ हमने पिछली परिभाषा में पढ़ी थी। तो हम क्या है, धीरे धीरे जब पूरा ये डेरिवेशन करते जाएंगे तो इन दो चीज़ों पर पहुंच जाएंगे। तो अगले पेज पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर देखिए धारिता के लिए सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी।
तो हम ई हमने निकाल ली थी। अब ई के बाद हम कहाँ पर पहुँचेंगे, वी, और जब वी निकाल लेंगे तो वी की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे तो हम अपने वांछित समीकरण पर पहुँच जाएंगे। तो ई इक्वल टू क्या निकल के आया था, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि एक प्लेट के कारण क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दिशाएं दोनों की समान है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या है सिग्मा का मान रख देंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर हमें क्या है ई की वैल्यू ज्ञात हो गई है। अब यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v है तथा दूरी d है तो विद्युत क्षेत्र का दूसरा सूत्र क्या होता है, ई इक्वल टू वी अपॉन डी। तो v इक्वल टू ई डी। तो यहाँ से हम ये v की वैल्यू पर धीरे धीरे आ गए हैं। तो v इक्वल टू क्या हो गया, ई की वैल्यू हमने रख दी क्या है q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी, यहाँ वाला इंटू डी। तो यहाँ पर हम v की वैल्यू याद कर ली है। अब सीधा हम यहाँ पर मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम आ गए हैं अपने मुख्य समीकरण पर। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो क्यू अपॉन वी इक्वल टू क्या होता है ई डी, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ई का मान रख देंगे। ई का मान क्या था क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ए। तो जब हमने ये मान रख दिया तो क्यू से क्यू कट गया। अब क्या बचा हमारा सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। तो ये हमने भाषा में भी पहले पढ़ा था। अगर हम इस सूत्र का भी भूलते भी हैं तो हमको याद रखना चाहिए सी अनुक्रमानुपाती ए और व्युत्क्रमानुपाती डी बस। और जब हम इसको सूत्र बनाएंगे तो इसमें क्या है सिर्फ एप्सिलॉन का ही और गुणा रह जाता है, तो वो हम बाद में कर देंगे। अगर हम सूत्र ये भूल रहे हैं तो इन दो चीज़ों को हमने पढ़ा है लैंग्वेज में और प्रैक्टिकली भी इन्हें समझा है, तो यहाँ से भी हम अपना सूत्र ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमारा मान आ गया है सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। ये क्या है हमारा, जब हमारा संधारित्र के अंदर निर्वात या वायु उपस्थित है तो संधारित्र की धारिता सीधी सीधी किसके बराबर है, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। इसका मात्रक क्या है फैराड। यदि प्लेटों के बीच के परावर्तनांक का माध्यम भरा हो, अब आते हैं कि माध्यम इनके प्लेटों के बीच क्या है के भरा हुआ है, तो धारिता सीधी इसके क्या हो जाएगी के गुनी हो जाएगी। तो सीधा ऊपर हम इसके के का गुणा कर देंगे। इसे हम दूसरे प्रकार से भी अगर समझें तो इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि C इक्वल टू क्यू अपॉन वी था और V अनुक्रमानुपाती किसके होता है E के, और E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। माध्यम रखा हुआ है तो K क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि E व्युत्क्रमानुपाती K, या फिर V का भी समीकरण ऐसा दिया होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यदि K माध्यम है तो क्या है Q अपॉन R, यानी कि V भी सीधा सीधा किसके व्युत्क्रमानुपाती है K के। जब ये व्युत्क्रमानुपाती K के है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C अनुक्रमानुपाती K हो जाएगा जब माध्यम परावर्तनांक K में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब इसके व्युत्क्रमानुपाती जो K है वो क्या है सीधा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो C के अनुक्रमानुपाती K। ये इस प्रकार से भी आप इसे समझ सकते हैं। और यदि आप सीधा याद करना चाहें तो यहाँ पर सीधा भी याद कर सकते हैं कि यदि प्लेटों के बीच K परावर्तनांक का माध्यम भरा हो तो संधारित्र धारिता कैसी हो जाती है K गुनी हो जाती है। पहले क्या एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी थी, अब क्या है K एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। तो ये पहली समीकरण है जब क्या है निर्वात में या वायु में रखा हुआ है, और ये दूसरी समीकरण है जब क्या है K परावर्तनांक माध्यम संधारित्र के बीच में रखा हुआ है। तो इन दोनों समीकरणों से हमको क्या प्राप्त होता है सी के अपॉन सी, यानी कि K परावर्तनांक माध्यम की धारिता तथा निर्वात में धारिता का अनुपात किसके बराबर है, परावर्तनांक K के बराबर। तो यहाँ से क्या है हमें परावर्तनांक K की परिभाषा मिलती है। क्या परिभाषा मिलती है, अब हम आपको बार बार बताते हैं कि कोई भी सूत्र है उसको भाषा में लिखना अगर आप सीख लें तो आपको पूरा आसानी हो जाती है। तो यही चीज़ लिखी हुई है किस लाइन में, इस लाइन में कि परावर्तनांक K की परिभाषा कैसे निकल के आ रही है कि माध्यम K में, यानी कोई संधारित्र है जिसमें माध्यम K रखा हुआ है और निर्वात में कि संधारित्र की धारिता C है और K परावर्तनांक माध्यम में धारिता C K है,
तो इन दोनों का अनुपात क्या है, परावर्तनांक k के बराबर है। तो यही भाषा है, किसी माध्यम को परावर्तनांक k, परावैद्युत वाले संधारित्र की धारिता C के तथा उसी संधारित्र की जिसमें क्या है निर्वात रखा हुआ है, उसी निर्वात संधारित्र की धारिता C के अनुपात के बराबर होता है। आपकी ये लैंग्वेज में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपका सेंस जो है यही होना चाहिए। तो ऐसे हमने इस प्रकार लिख दिया है। और इस बात को हम कैसे लिखेंगे, सी के इक्वल टू सी इंटू के, यानी कि के परावैद्युतांक वाले संधारित्र की धारिता, वही तो है ये सी के परावैद्युतांक वाले संधारित्र की धारिता सी के निर्वात में स्थित संधारित्र की धारिता सी, यानी कि जब उस संधारित्र में निर्वात उपस्थित है तो उसकी धारिता क्या है, सी किसके परावर्तनांक के गुणा के बराबर होती है या के गुनी होती है। तो यही देखिए इसे भाषा में लिखा है, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावर्तनांक का माध्यम रखा जाए तो संधारित्र की धारिता सी के क्या हो जाती है, निर्वात वाले संधारित्र की धारिता सी के गुनी हो जाती है। तो ये टॉपिक भी आपका पूरा हो गया है। इसमें हम जो पहले लैंग्वेज में पढ़ चुके थे वही चीज़ इसमें आई है, सी अनुक्रमानुपाती ए किसके, प्लेटों के क्षेत्रफल के, और सी व्युत्क्रमानुपाती डी यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी के। तो हमारा सूत्र क्या बन जाता है, और सी अनुक्रमानुपाती किसके होता है, के और अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्या है, के परावर्तनांक के लिए। लेकिन अब ये यहाँ पर इतना लेके चल रहे हैं तो इसके लिए क्या है, इन दोनों चीज़ों से हमारा क्या सूत्र बन रहा है, सी यहाँ पर जो एक एप्सिलॉन और आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी। कौन सी दो चीज़ें आई हैं, ये a अपॉन डी, ये आपको बिल्कुल याद हो गई होगी। यदि माध्यम परावर्तनांक k है तो यहाँ पर क्या है, k अपॉन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि c के व्युत्क्रमानुपाती v और v किसके होता है, व्युत्क्रमानुपाती k के। तो k क्या है हमारा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो k है ऊपर आएगा, यहाँ पर हमने ये गलत बना दिया है, k क्या है यहाँ पर ऊपर आ गया है, हमसे भी गलती हो गई। तो यहाँ पर क्या है, k क्या है, के परावर्तनांक वाले माध्यम धारिता के गुनी हो जाती है किसके, निर्वात वाले संधारित्र से। तो ये हमारा टॉपिक क्या है, पूरा हो गया है। इसे आप पढ़ लें और समझ लें।